हे गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको आरबीएससी के जो एग्जाम्पल थे वो सब क्लियर करके दे दिए हैं जो आपके टॉपिक में आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या है ना, इसके क्वेश्चन जो बनते हैं, जो पाठ्य पुस्तक निहित प्रश्न होते हैं, उन क्वेश्चंस में क्या होता है कि काफी ज्यादा इसने वेरिएशन किया हुआ एग्जाम्पल में, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो हम उन सबको सॉल्व करके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, और कुछ एक पॉइंट जो आपके सिलेबस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो जानने भी जरूरी है वो पॉइंट सारे के सारे। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लेके चलूंगा, और बाकी जो आरबीएससी है वो तो मैं लेके चलता हूँ हमेशा। ठीक है, क्योंकि मेन पैटर्न तो वही है आपका। तो जो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था लास्ट टाइम पर, लास्ट क्लास में, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको दिया था कि ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी इसके लिए ट्राई किया है उनके लिए अच्छी बात है, उन्होंने ट्राई किया। जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया उनको करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब तक क्वेश्चन को करने का प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चन समझ में आएगा ही नहीं। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, चाहे गलत हो रहा है सही हो रहा है मायने नहीं रखता है। यहाँ पे सीखना है, हमें सीखने के लिए आए हो तो सीखना ही है। ठीक है, अगर सब कुछ आने लग जाए फिर तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो गलत सही मायने नहीं रखता है, आपको ट्राई करना चाहिए जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आपको इसीलिए दिया था कि आप अपना माइंड थोड़ा बहुत चलाओ इसमें, और जिन लोगों ने चलाया है अच्छी बात है। तो अब मैं इसको सॉल्व करके दूंगा आपको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इन फ्यूचर आपके बहुत काम आने वाला है ये। आगे आप जब भी जाओगे कुछ ना कुछ तो करोगे आप अपनी हायर क्लास में, या तो ग्रेजुएशन करोगे, नहीं तो आप लोग आईआईटी या नीट की तैयारी के लिए जाओगे, या ग्रेजुएशन के बाद आप लोग आईआईटी जैम या जो भी आप लोग आगे करने वाले हो वहां पर ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको बताने वाला हूँ, क्योंकि कोई बात नहीं, देखो हर चीज सिलेबस से रिलेटेड ही नहीं चलती है। कुछ एक बातें होती हैं जो जाननी भी बहुत जरूरी होती हैं, वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। बाकी सिलेबस में कितना कंटेंट है वो तो आपको मैंने नोट्स में दे ही रखा है ना, और समझा भी दिया है सब कुछ अच्छे से। लेकिन कुछ बातें हैं जो अभी क्वेश्चन में है आपके लास्ट में, जो अभ्यास में होते हैं, उसके भी मैं क्वेश्चन उठाऊंगा कुछ एक वीवीटी से रिलेटेड। और उससे पहले मैं ये आपको एक टॉपिक बता देता हूँ कि CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो सॉल्व करने का जो तरीका है, जब वीवीटी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे पहले। ठीक है, हम अकॉर्डिंग टू वीवीटी देखेंगे। तो मैंने क्या कहा था, वीवीटी ने ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन को जो बेस माना था, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन का जो बेस माना था वो मैग्नेटिक मोमेंट माना था। अगर आपको याद हो, ये क्या करता था, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू देखता था और उसके बेस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या कर लेता था, बता देता था कि हाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन इतना आने वाला है। तो जब मैग्नेटिक मोमेंट निकाला गया इस कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, जब इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट निकाला गया तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने में पता चला कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है। पैरामैग्नेटिक नेचर किसके कारण आ रहा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहा है। ठीक है, अब शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आई होगी, ये तो आपको अच्छे से पता है, क्योंकि ये टॉपिक तो मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। मतलब जब मैग्नेटिक मूवमेंट देखा गया, मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी गई इसकी, तो उस समय उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से एक बात पता चली कि इसमें एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है आप अच्छे से जानते हो, 1.73 आता है, 2 में कितना आता है ना, वो सब मैंने आपको बता रखा है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस शो हुई जब इसने मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेरिमेंटली क्या किया, निकाला, इसका एक्सपेरिमेंटली मेजर किया इस कॉम्प्लेक्स के लिए। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस यहाँ पे शो हुई, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक नेचर का, जिसको कहते हैं अनुचुंबकीय, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या करता है, दुर्बल आकर्षण दर्शाता है। आपको तो पता ही है, तो अनुचुंबकीय गुण ये क्या कर रहा था, शो कर रहा था ये वाला कॉम्प्लेक्स। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर +2 चार्ज था, इसका मतलब x की जो वैल्यू है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसका, कॉपर का, वो +2 आने वाला है। और कॉपर का अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ऑर्गन 18 3d10 4s1 होता है, ये तो आपको पता है। क्योंकि कॉपर पर +2 चार्ज है
तो आप समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया होगा, फाइनली इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 9 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन बचे। तो हम यू देख सकते हैं, जैसे हम देखते आए हैं कि अगर मैं Cu2 पॉजिटिव के लिए कहूं कि डी, इसके जो 3d हैं, 3d की जो 5 ऑर्बिटल हैं, उसमें इन 9 इलेक्ट्रॉन को अगर हम भरने जाएंगे तो कैसे भरते हैं आप भी अच्छे से जानते हो। ये भरेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हालांकि भरने का तरीका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो मैंने भरा है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भरते हैं अकॉर्डिंग टू हुंड, ठीक है, और उसके बाद पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। बट अभी हमें तो पता है ना 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे वो तो सबको पता है। तो ये 4 तो आपकी फुल फील्ड हो गई है नहीं कि नहीं। तो 3d की 4 जो ऑर्बिटल थी वो तो फुल फील्ड थी। एक वाली जो ये ऑर्बिटल थी, ये वाली ऑर्बिटल जो है इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन था। समझ में आ रही बात। तो एक्सपेरिमेंटली जो म्यू की वैल्यू मेजर की गई उसमें यही बात तो पता चली थी कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अनुचुंबकीय नेचर रखता है। ठीक है, इसका मतलब ये था कि 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और 4s में 3d में 9 इलेक्ट्रॉन है जिसमें एक अनपेड है। 4s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और 4p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये बात तो पता चल गई। अभी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में म्यू की वैल्यू इतनी आई कि उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था, यानी कि ये अनुचुंबकीय नेचर शो कर रहा था। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा का ऐसा ही रहा होगा। ठीक है, तो वीबीटी के अकॉर्डिंग हुआ क्या? वीबीटी के अकॉर्डिंग हुआ क्या कि NH3 जो थे वो 4 थे और 4 NH3 के लिए 4 खाली कक्षकें क्या होनी चाहिए थी? अवेलेबल होनी चाहिए थी, जो वीबीटी को दिखी भी। ठीक है, मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लिनस पॉलिंग को ये 4 ऑर्बिटल दिखी भी। कौन कौन सी? 1 2 3 4, 4s और 4p की 4 ऑर्बिटल दिखी। इसने क्या सोचा कि ये चारों की चारों ऑर्बिटल क्या कर रही हैं? आपस में ओवरलैप कर रही हैं। बिल्कुल ओवरलैप करेंगी और ओवरलैप करने के बाद 4 sp3 संकृत कक्षकों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ये सब बातें मैं आपको क्या बता रहा हूं? अकॉर्डिंग टू वीबीटी बता रहा हूं। ठीक है, अब 4 sp3 संकृत कक्षकों का निर्माण हुआ, मतलब संकरण जो था वो आपका sp3 आया। उसके बाद क्या हुआ? NH3 ने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट किया, दूसरे ने यहां किया, तीसरे ने यहां किया, चौथे ने यहां किया। यानी कि इन वैकेंट sp3 ऑर्बिटल्स में NH3 के द्वारा क्या किए गए? इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए गए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। सो अकॉर्डिंग टू वीबीटी CuNH3 का होल 4 और कॉम्प्लेक्स पर 2 पॉजिटिव चार्ज, जो ये टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड आयन है, जो ये कॉम्प्लेक्स, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन था वो sp3 निकल के आया और इसकी जो ज्योमेट्री थी अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। सो टेट्राहेड्रल का मतलब आप समझ जाओ, ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख दो। अब हर स्ट्रक्चर हर ज्योमेट्री बनाने लग जाऊंगा तो टाइम लगेगा ना इस टॉपिक को समझाने में। सो अकॉर्डिंग टू वीबीटी इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी बिकॉज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था, क्योंकि इसके म्यू की जो वैल्यू थी ना, मैग्नेटिक मूवमेंट, वो कितनी थी? वो 1.73 थी, जिसका मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है और उस अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अनुचुंबकीय है। ये तो था वीबीटी का कॉन्सेप्ट। मैंने क्या कहा? वीबीटी हमेशा मैग्नेटिक मूवमेंट को लेकर के चलता था। मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू देखी, उसके बाद ये अपना आंसर दे देता था। तो वीबीटी ने अपने हिसाब से तो आंसर सही दिया था, लेकिन जब देखो एक तो होता है मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला केवल और केवल, उसके बाद पेपर वर्क किया और पेपर वर्क में sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया। लेकिन जब इस पर और आगे एक्सपेरिमेंट किया गया ESR एंड एक्स-रे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, S फॉर स्पिन, R फॉर रिजोनेंस, इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्स-रे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के द्वारा जब हमने इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को डिटरमाइन किया तो इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री निकल के आ रही थी स्क्वायर प्लेनर। भाई ये एक्सपेरिमेंट तो गलत नहीं बोल सकता है, क्योंकि पेपर वर्क हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट तो मशीनरी चीज से हो रहा है।
सो एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73 बता रहा था, जिससे हमें यह पता चला कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसके बेस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकला अकॉर्डिंग टू वीबीटी। लेकिन जब ESR एंड एक्सरे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन किया गया तो उसमें ज्योमेट्री कैसे निकल के आ रही थी, स्क्वायर प्लेनर निकल के आ रही थी। देखो अब इसमें एक्सपेरिमेंट वाली चीज तो गलत नहीं है, इसका मतलब पेपर वर्क हमने कहीं ना कहीं गलत किया है, हमने नहीं किया, वीबीटी ने किया है। कहां गया वीबीटी, यहाँ है। देखो म्यू की वैल्यू गलत नहीं हो सकती क्योंकि प्रैक्टिकल देखी गई थी मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, ये तो गलत नहीं हो सकता। मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो इसमें मौजूद है, ये तो बात फिक्स है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट को हम गलत तो नहीं मान सकते है ना। एक्सपेरिमेंट ऐसा तो नहीं कि एक ही बार किया, बहुत बार करके बहुत बार रिसर्च करके इसको किया जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, इसको तो हम गलत नहीं मान सकते। और ESR और एक्सरे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बता रहा था, तो ये वाली बात भी हम गलत नहीं मान सकते। तो ये और ये बात तो हमने सही मान ली क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों से गलती हुई है। उस टाइम पे यही सोचा गया कि टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री निकल के आ रही है वो हमने गलत निकाल दी, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में कहीं ना कहीं गलती हुई है। अब गलती क्या हुई है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रहता होगा, ऐसा सोचा गया। क्योंकि अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनने के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है, ऐसा उस टाइम तक हम मानते थे। समझ में आ रही बात, जब इस कॉम्प्लेक्स की स्टडी चल रही थी। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि इस इलेक्ट्रॉन को ना यहां से 4pz में क्या करवाया गया, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से 4pz में एक्साइट करवाया गया। ऐसा माना गया कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर के कहां चले जाता होगा, कहां चले जाता होगा, 4pz में चले जाता होगा, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के 4pz में जाता होगा, उसके बाद हमें क्या मिलेगा वो देखो। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऐसा, देखो मैंने क्या कहा है, ये जो पेपर वर्क होता है ना, ये तो हम लोग करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही पेपर वर्क होता है, हमेशा ध्यान रखना केमिस्ट्री में। तो अब क्योंकि एक्सपेरिमेंट ये बता रहा था कि मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू एक अनपेड इलेक्ट्रॉन शो कर रही है, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 100% है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसकी क्योंकि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, तो एक ऑप्शन ये बनता था कि शायद ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर के यहां गया होगा, तो एक्साइट करवा के देखा गया। अब जैसे एक्साइट करवाया गया इस चीज को, तो कुछ इस प्रकार से हमें Cu2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन फिर मिलेगा। ये सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 3D है और ये D 3D में कौन सी है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रॉन ने जो जंप किया ना, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन ने, वो 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से किसमें जंप किया है, 4pz में जंप किया है। अब इसने 4pz में जंप किया तो एक तो हमारे पास बच गई 4s, ठीक है, और 3 हमारे पास 4p थी, उसमें से एक में तो इलेक्ट्रॉन आ गया, बाकी 2 अभी भी वैकेंट है। तो हमारे पास टोटली 4 वैकेंट ऑर्बिटल मिल गई। कौन कौन सी, ये वाली 2 4p की, कौन कौन सी वाली, 4ph 4py, और एक 4s की, और एक 3D की। और स्क्वायर प्लेनर में जो D पार्टिसिपेट करता है वो कौन सा करता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करता है। तो ऐसा माना गया ये चारों के चारों ऑर्बिटल आपस में क्या कर रही हैं, ओवरलैप्ड हो रही हैं, और ओवरलैप्ड होकर के क्या कर रही हैं, 4 DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रही है। और इन चारों में क्या करेगा, NH3 अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऐसा उस टाइम पे माना गया। और ये जो ज्योमेट्री बन रही थी, ये स्क्वायर प्लेनर बन रही थी, बनेगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ चुका है, स्क्वायर प्लेनर आ चुका है। लेकिन यहां पर एक और चीज, जो एक और कॉन्सेप्ट था वो मिस हो गया, ठीक है। बाद में जाके पता चला, बाद में जाके क्या पता चला कि ये कॉन्सेप्ट ही गलत था। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन 4pz में रह रहा है, अगर 4pz में इलेक्ट्रॉन रह रहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि अगर 4pz में एक इलेक्ट्रॉन रह रहा है तो 4pz की एनर्जी जो होती है ना वो हाई होती है, ठीक है, जो एनर्जी होती है वो हाई होती है। और अगर हायर एनर्जी की ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन रह रहा है, हायर एनर्जी की ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन रह रहा है,
तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने में ज्यादा टाइम खर्च नहीं करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये आसानी से रिलीज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज हो जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो कॉपर 2 पॉजिटिव की जगह कॉपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब Cu2 पॉजिटिव का नेचर कैसा होना चाहिए, रिड्यूसिंग, अपचायक होना चाहिए ना, क्योंकि ये खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है, और जो खुद का ऑक्सीकरण करता है वो हमेशा अपचायक कहलाता है, रिड्यूसिंग कहलाता है। तो ऐसा होता है नहीं भाई, प्रैक्टिकली तो ये होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन 4pz में रह रहा है इस कॉम्प्लेक्स का, तो Cu2 पॉजिटिव अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करेगा, रिलीज करेगा, यानी कि Cu2 पॉजिटिव को क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग होना चाहिए। समझ में आ रही बात? यानी कि इस कॉम्प्लेक्स में जो Cu है उसको ऑक्सीडाइज हो जाना चाहिए, और Cu NH3 के होल 4 के कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ जाना चाहिए, +3 चार्ज चढ़ जाना चाहिए। तो हमने क्या देखा, ये रिड्यूस हो ही नहीं रहा था, और अगर ये रिड्यूस नहीं हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन 4pz में नहीं रह रहा है। ये तो बात क्लियर हुई। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन 4pz में नहीं रह रहा है तो इसका मतलब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं आ रहा है। ये पेपर वर्क भी गलत हो गया। अब एक्सपेरिमेंटली हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट तो क्लियर थे। क्या? म्यू की वैल्यू गलत नहीं हो सकती है, एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है का है, ये तो कंफर्म है। ESR और एक्सरे भी गलत नहीं बोल सकते, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो है, ये भी बात क्लियर है। 4pz में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है क्योंकि Cu2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग नेचर का नहीं है, क्योंकि अगर 4pz में इलेक्ट्रॉन होता तो ये आसानी से रिलीज हो जाता क्योंकि इसकी एनर्जी हाई है। अब ये 3 कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं हो सकते, यानी कि पहले वाला पेपर वर्क की कंपेयर में दूसरे वाला पेपर वर्क भी गलत है, यानी कि दोनों के दोनों पेपर वर्क हमने कहीं ना कहीं गलत कर दिए। अब एक्चुअल में यहां पर था क्या, वो जाकर के बाद में पता चला, और वो पता किसने करवाया, हगिंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट कि जो CuNH3 का होल 4 होता है जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है क्या। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि ना तो इलेक्ट्रॉन 4pz में एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन जहां था वहीं रहेगा, ना ही इसकी इनर वाली d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी, और ना ही इसका dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2d। अब sp2d कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो रहा है, यहां तक तो बात क्लियर हुई। सो सीधा सीधा मुद्दा ये था, यहां पे बता देता हूं मैं कि Cu2 पॉजिटिव का ये वाला कॉम्प्लेक्स, जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसमें Cu2 पॉजिटिव की ये वाली ऑर्बिटल, यानी कि 3D की पांचों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करती है। यहां बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो 3D की पांचों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करती है, और ये इलेक्ट्रॉन जैसा है वैसा का वैसा बना रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण 1.73 आ रहा था, वो आ ही रहा है, ठीक है, ये कहीं नहीं जाएगा। एक आपका 4s है जो वैकेंट था, और 4p भी पूरा का पूरा वैकेंट था, ठीक है। इसके अलावा 4d भी तो वैकेंट है भाई, 4d के साथ भी थोड़ी ना जुड़ गया है कोई। तो यहां से क्या हुआ, 4s का 1, 4p के 2 और 4d का 1 ऑर्बिटल, कौन सा वाला, dx² माइनस y² वाला, आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करके 4 समान ऊर्जा समान आकार की नई संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिनका हाइब्रिडाइजेशन है sp2d, sp2d, sp2d एंड sp2d। और इन चारों में आपके NH3 के द्वारा क्या किए गए, इलेक्ट्रॉन दान किए गए, और इलेक्ट्रॉन दान करने की वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन आया, सॉरी, इलेक्ट्रॉन दान करने की वजह से जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया, वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के कारण इसका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना, क्योंकि डी की ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। तो एक्चुअली में जब मैंने आपको बताया था ना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार से बन सकते हैं, या तो sp2d के कारण बन सकते हैं, या तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण बनते हैं। तो dsp2 वाला एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया था कल, NiCN का होल 4,
टू नेगेटिव वाला। अब sp2d का एग्जाम्पल बताना बाकी था तो वो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो अब अगर स्टार्ट कर ही दिया है कॉन्सेप्ट तो पूरा कॉन्सेप्ट बताना जरूरी होता है। dsp2 का एग्जाम्पल जब दे दिया है तो sp2d का भी देना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दे दिया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है ये। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के नजरिए से देखें तो अब समझ में आ रही बात, ये कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप लोग ऐसे करके वीवीटी के अकॉर्डिंग जाने लग जाओगे तो पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत बन जाएगा, लेकिन फाइनली आपको आंसर मिलेगा तो आपको अच्छा लग रहा होगा आंसर जान करके इसका, कि एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला है। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैंने आपको बताई थी टेट्राहेड्रल से रिलेटेड, कि एक तो होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 फॉर टेट्राहेड्रल, होता है कि नहीं होता है। एक हाइब्रिडाइजेशन होता है sd3। तो sp3 का एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिए, दो एग्जाम्पल बता दिए थे। sd3 का एग्जाम्पल मैं बताने वाला हूं आपको, यह है आपका MnO4 नेगेटिव। ठीक है, जो जनरली कहां से प्राप्त हुआ है KMnO4 से। सो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि KMnO4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। आपको MnO4 नेगेटिव पूछे या KMnO4 पूछे एक ही बात है। अगर आपसे KMnO4 का हाइब्रिडाइजेशन कभी इन फ्यूचर आपसे पूछा गया, इन फ्यूचर की बात नहीं है एक्चुअली में, क्या होता है ना एग्जामिनर जब आते हैं तो पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, रियलिटी यही है। क्यों एक टाइम पे एग्जामिनर आए थे तो उन्होंने पूछ लिया था बच्चों को कि KMnO4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, कलर क्यों नहीं आता इसका, जबकि इसमें सॉरी इसका कलर बैंगनी क्यों होता है जबकि इसमें क्या है D0 इलेक्ट्रॉन है। तो सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, 4 ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनता है, बताया था ना आपको MLCT और LMCT वाले, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताए थे डी ब्लॉक में वो आपको याद होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी। देखो तो वाइवा के नजरिए से भी काफी जरूरी होता है, अगर आप लोग प्रैक्टिकल देख रहे हो तो काफी टीचर्स ऐसे कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो MnO4 नेगेटिव का हाइब्रिडाइजेशन हमें देखना है। ठीक है, तो सीधा सीधा हम x की वैल्यू निकालेंगे पहले। ये x है -8 और ऊपर 1 माइनस चार्ज है कॉम्प्लेक्स पर। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका +7 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका +7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब x इक्वल टू आ गया है +7, यानी कि Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। और सबसे पहले मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो तो ऑर्गन आपको 18 मिलेगा, 3D में आपको 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और अगर मैं कह रहा हूं Mn +7 है तो 3D में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और 4s में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां तक तो बात क्लियर है। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि देखो आप जब Mn का, केवल Mn का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो 3D में आपके 5 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं आपको, 1 2 3 4 5, ये तो 3D में दिखते हैं आपको। 4s में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, 4s में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। ठीक है, और 4p में कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, 4p में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। अब कॉन्सेप्ट यहां पे क्या बनता है कि अगर हमने Mn +7 कर दिया, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स में Mn पर आपका +7 चार्ज लगा हुआ है, तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन ये गए और 2 के 2 इलेक्ट्रॉन ये गए कि नहीं गए। अब मैंने एक बात आपको बताई थी कि जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग नहीं हो पा रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं है 3D और 4s में, तो उस समय 4s की जो एनर्जी होती है वो 3D से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आपको याद हो अच्छे से तो आपको ये बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं। जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाती है तब 4s की एनर्जी ज्यादा होती है, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तब 4s की एनर्जी कम हो जाती है 3D से। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या कर लेते हैं, भूल जाते हैं। और जब इस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं तो वहां पर सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि 3D
को अंदर लेकर के 4s को बाहर लिख देते हैं, जिसकी वजह से D3S इसका क्या आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, जबकि D3S नहीं आता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है, sd3 आता है। तो अब इनमें से 4 ऑर्बिटल जो होंगी वो हाइब्रिडाइज होंगी। और एक बात मैंने अगर आपको बताई हो, तो अगर आपको याद हो, देखो Mn जो है ना, ये आपका एक ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, बाकी जो 3 ऑक्सीजन होते हैं वो डबल बॉन्ड से इसके साथ जुड़े होते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो पाई बॉन्ड होता है ना, वो हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं किया जाता है। यानी कि जो भी ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैग्नीज के, वो आपके हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अब इससे आपको एक बात तो पता चल गई कि 3 यहां पर क्या बन रहे हैं, 3 यहां पर क्या बन रहे हैं, पाई बॉन्ड बन रहे हैं, वो आपका हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं होगा। इसका मतलब ये रहा कि आपकी 4 ही ऑर्बिटल क्या होंगी, हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर होंगी। और वो 4 कौन कौन सी होती हैं, एक s की और 3 d की। d की कौन कौन सी होती, 3, एक आपकी dxy, एक आपकी dyz और एक आपकी dzx, यही तो होती हैं। और एक आपकी 4s। ये 4 कक्षकें आपस में ओवरलैप होंगी और यही आपकी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगी। इसका मतलब यहाँ पर 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगी, जिनका हाइब्रिडाइजेशन होगा sd3 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 sd3। और अब मैं आगे नहीं बताऊंगा आपको तो आगे पता ही है, हाइब्रिडाइजेशन आ चुका है। तो ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, टेट्राहेड्रल बनेगी, वो तो यहाँ से आपको दिख ही रही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको थोड़ा सा बताने चाह रहा था, ये मैंने आपको बता दिया। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है प्रैक्टिकल में, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि KMnO4 जो ना, इसका कलर बैंगनी होता है, जबकि इसके डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि डी ट्रांजिशन तो इसमें है नहीं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो डी ट्रांजिशन नहीं है। तो इसमें मैंने आपको कहा था चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बनता है। ठीक है, एक कंडीशन ये। दूसरा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वो आपने खुद भी बता देता है कि स्ट्रक्चर अगर टेट्राहेड्रल है तो आप बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो जनरली बच्चों ने sp3 ही पढ़ा होता है, तो आप sp3 नहीं कहोगे, आज के बाद क्या कहोगे, sd3 कहोगे। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया।